करें कि आप जो भी सर्विस पहुंचा रहे हैं उसके अंदर क्वालिटी का पूरा ध्यान दें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरिंद। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, कुछ झलकियां भी दिखाएंगे फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में विनिर्माण सुधार ने तैयार किए हैं नए इकोसिस्टम, बड़े रोजगार के अवसर। प्रधानमंत्री ने कहा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना के तहत अगले 5 साल में 520 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पादन होने का अनुमान। बजट घोषणाओं से जुड़े सम्मेलन में नीति आयोग के प्रतिनिधियों सहित उद्योग जगत की हस्तियों ने की शिरकत। पहली बार 13 सेक्टर पीएलआई के दायरे में लाना दिखाता है सरकार की प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री ने कहा टेक्सटाइल पीएलआई से किसानों को होगा फायदा। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2023 को मोटे अनाज का साल घोषित करना भी भारतीय किसानों के लिए बड़ा अवसर। प्रधानमंत्री ने की अपील, कहा योग की तरह ही मोटे अनाज की मुहिम को बनाना है वैश्विक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा और कोविड के बाद के दौर में सहयोग बढ़ाने सहित तमाम क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। गुजरात के केवड़िया में चल रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा तैयारियों की जा रही है समीक्षा। समापन पर प्रधानमंत्री भी लेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में तो गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में कराया कोरोना टीकाकरण। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी ली खुराक। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 14 लाख लोगों का हुआ टीकाकरण। अब तक 1 करोड़ 80 लाख लोग ले चुके हैं कोरोना की खुराक। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में लगातार कोविड के दैनिक नए मामलों में बढ़ोतरी जारी। और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी। इंग्लैंड ने पहली पारी में बनाए 205 रन, भारत ने गंवाए 4 विकेट। तो ये थी अभी तक की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और सबसे पहले अभी की बड़ी खबर पर डालते हैं सबसे पहले नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के बजट में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित एक वेबिनार को आज संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि निर्माण की बढ़ती क्षमताएं देश में रोजगार के निर्माण को बढ़ाती हैं। भारत इसी अप्रोच के साथ तेजी से काम करना चाहता है। इस सेक्टर में हमारी सरकार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक नए सुधार कर रही है। बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी उतना ही बढ़ाती है। भारत भी अब इसी अप्रोच के साथ बहुत तेजी से काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इस सेक्टर में हमारी सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक लगातार रिफॉर्म्स कर रही है। हमारी नीति और रणनीति हर तरह से स्पष्ट है। हमारी सोच है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। हमारी अपेक्षा है
जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और एफिशिएंसी ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए, इसके लिए हमें जुटकर काम करना होगा और हमारी प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में मोस्ट मॉडर्न होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, लंबे समय तक सस्टेन करने वाली होनी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री ने बताया है कि मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में पीएलआई स्कीम से जुड़ी योजनाओं के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्पादन का औसतन 5% इंसेंटिव के रूप में दिया गया है। सिर्फ पीएलआई स्कीम के द्वारा ही आने वाले 5 वर्षों के लगभग $520 बिलियन का उत्पादन भारत में होने का अनुमान है। पीएलआई जिस सेक्टर के लिए है उसको तो ये लाभ हो ही रहा है, इससे उस सेक्टर से जुड़े पूरे इकोसिस्टम का बहुत फायदा होगा। ऑटो और फार्मा में पीएलआई से ऑटो पार्ट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाओं के रॉ मटेरियल से जुड़ी विदेशी निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। एडवांस सेल बैटरीज, सोलार पीवी मॉड्यूल्स और स्पेशलिटी स्टील, इसको मिलने वाली मदद से देश में एनर्जी सेक्टर आधुनिक होगा। इसी तरह टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मिलने वाली पीएलआई से हमारे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को लाभ होगा। और प्रधानमंत्री ने इस वेबिनार के दौरान ये भी कहा कि भारत के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज के दुनिया के मंच पर बढ़ावा देने के भारतीय किसानों को भी बहुत लाभ होगा। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारतीय प्रस्ताव को 70 देशों का समर्थन मिला है। भारत के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2023 यानी 2 साल के बाद 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। ये देश का गौरव बढ़ाने वाली बात है। ये हमारे किसानों के लिए भी बड़ा अवसर है और उसमें भी खास करके छोटे किसान, जहां सिंचाई की सुविधाएं भी कम है और जहां पर मोटा अनाज पैदा होता है। इस मोटे अनाज का महात्म्य दुनिया तक पहुंचाने का काम यूएन के माध्यम से हमने जो प्रस्तावित किया वो 2023 के लिए स्वीकृत हुआ है। जिस तरह से कोरोना से बचाने के लिए मेड इन इंडिया वैक्सीन है, वैसे ही लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए भारत में पैदा हुए मिलेट्स भी, मोटा अनाज भी, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी उतनी ही उपयोगी होगी। तो ट्रेड और इंडस्ट्री को लेकर बजट में किस प्रकार के बड़े प्रावधान किए गए, इस पर जो वेबिनार था प्रधानमंत्री ने उसको संबोधित किया, क्या बड़ी बातें उन्होंने उस पर फोकस रहा, उसके बारे में आइए आपको सिलसिलेवार समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन चीजों पर प्रधानमंत्री ने फोकस किया। बजट में पीएलआई स्कीम योजनाओं के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान किया गया, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्पादन का औसतन 5% जो है वो एक तरीके से प्रोत्साहन के तौर पर, यानी कि इंसेंटिव के तौर पर दिया गया। आप ज्यादा उत्पादन कीजिए, हम आपको इंसेंटिव देंगे, यही पीएलआई स्कीम है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने विस्तार से किया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस मनाने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अब भारत के इस प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला था और इसे एक तरीके से बिना किसी विरोध के संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में स्वीकार किया गया। बैटरी हो, सोलर पीवी मॉड्यूल्स हो, स्टील विशेष प्रकार की हो, इन सारे जो सेक्टर्स को जो सहयोग दिया जा रहा है, इसकी वजह से देश में जो ऊर्जा सेक्टर है उसको आधुनिक बनाने में काफी मदद मिल रही है। यानी कि आप एक सेक्टर्स को मदद दे रहे हैं, ओवरऑल जो एनर्जी सेक्टर है उसको आधुनिक बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में खासी मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि टेक्सटाइल हो या फिर जो फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण की जो इकाइयां हो, उनको जो पीएलआई स्कीम के साथ जोड़ा गया है उसका सीधा फायदा देश के किसानों को मिल रहा है, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है वो खेती किसानी से आता है। तो तब अगर इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो ऐसे में किसानों से जो उपज है उसको बेहतर दाम मिल पाएंगे, उसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा।
इसके अलावा अगर ऑटो सेक्टर और फार्मा सेक्टर को पीएलआई से जोड़ा गया यानी प्रोडक्शन लिंक स्कीम से जोड़ा गया है तो इसका फायदा जो दवा निर्माता कंपनियां हैं, इसके अलावा ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं या जो चिकित्सा उपकरण बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उन सब कंपनियों को फायदा मिलेगा। यानी कि अगर आप एक सेक्टर में ध्यान देते हैं तो जो पूरा इकोसिस्टम है यानी उससे जुड़ी हुई जो तमाम कंपनियां हैं उसको फायदा मिलता है और ये फायदा रोजगार के तौर पर भी दिखाई पड़ता है। सरकार सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ असिस्टिंग और सेल्फ सर्टिफिकेशन पर जोर दे रही है, यानी कि जो सरकार का दखल है उसको कम करने पर पीएम मोदी जोर दे रहे हैं और सरकार की कोशिश है कि ये स्वतः यानी अपने तरीके से जो एक गति होती है उस तरीके से लोग काम कर सकें, इसलिए सरकार के द्वारा अवरोधों को कम करने पर फोकस दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का फोकस है, यानी कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन सरकार का मूल मंत्र है। इस फोकस पे काम करते हुए सरकार दिखाई पड़ रही है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सरकार का जोर उत्पादों के जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट पे, यानी कि उसका जो इफेक्ट हो वातावरण पे हो वो जीरो हो और डिफेक्ट यानी कि उसमें किसी प्रकार की कमी ना हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हम उत्पाद दुनिया को दे सके, इस दिशा में हमारे को काम करने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से बढ़ता है रोजगार और देश में उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की जा रही है। मेड इन इंडिया की बात की जा रही है, मेक फॉर वर्ल्ड की बात की जा रही है और यही कोशिश है जिसकी वजह से देश को इंडस्ट्री 4.0 में एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत बनाने का कोशिश है और इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फोकस एरिया में दिखाई पड़ रहा है। तो ये अपने आप में प्रधानमंत्री के इस संबोधन की बड़ी बातें थी और हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए। उनसे हम बात करते हैं। सुधाकर, मोटे तौर पर देखा जाए तो बजट के प्रावधानों से कैसे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर आगे बढ़ा जाए, खासतौर से ट्रेड और इंडस्ट्री को लेकर, उस पर फोकस प्रधानमंत्री का। जी बिल्कुल, और आर्यन हम लगातार ये देख रहे हैं कि सरकार की कोशिशें सिर्फ एक तरह से ऐलान भर कर देने की नहीं है। बीते 5-6 वर्ष इस तरह से रहे हैं, लगातार इंडस्ट्री के साथ या कोई भी सेक्टर हो उसके साथ लगातार संवाद करने की कोशिश, संवाद के जरिए सुझावों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश, और वो लगातार दिखाई देती रही है और इस बार के बजट में भी यही दिखाई दिया है। और देखिए, ये 13 सेक्टर के लिए जो पीएलआईज अनाउंस हुए हैं, जो घोषित हुए हैं, ये एक तरह से इंडस्ट्री से बातचीत करने के बाद उनकी भावनाओं के अनुरूप इसका घोषणा हुई है। लेकिन अब कोशिश ये है कि एक स्पष्ट रोड मैप के साथ ये जो घोषणा हुई है, जो बड़ी राशि है 2 लाख करोड़ रुपए की, ये जमीन पर कैसे उतरे, कैसे इंडस्ट्री को सीधे इसका फायदा मिल सके। और हम जानते हैं कि करीब 4 दर्जन से ज्यादा जो बड़े इंडस्ट्री लीडर्स हैं अलग अलग सेक्टर्स के, वो आज जो ये संवाद की प्रक्रिया थी उसमें शामिल थे। और प्रधानमंत्री ने कहा भी कि अगर इनके कंप्लायंस में कहीं कोई दिक्कत आती है इसको जमीन पर उतारने के लिए, तो वो सीधा उनसे भी संवाद कर सकते हैं। इस तरह से कोशिश ये है कि संवाद के प्रक्रिया के जरिए देश को, आपने जो जिक्र किया, आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर, तेज विकास के रास्ते पर ले जाया जाए और जो अंतिम मकसद है इसके जरिए जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार पैदा हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल सके। जी सुधाकर, हम देखा था कि जब केंद्र सरकार ने पीएलआई स्कीम की शुरुआत की थी तो एक तय समय के लिए थी, लेकिन जब उसका रिस्पांस देखने को मिला है वो बहुत बेहतर था, इसीलिए बजट प्रावधानों के आधार पर उसको दायरा बढ़ाने की एक तरीके से कोशिश दिखाई पड़ रही है। आपको लगता है कि इंडस्ट्री का और सरकार का ये तालमेल कम से कम बेहतर नतीजे अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं आरेंद्र। और देखिए, शुरुआत हुई थी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, और किस तरह की स्थिति में दुनिया के शीर्ष देशों में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो तो भारत शुमार हो गया है। तो और ये करीब 2-3-4 वर्षों में मुमकिन हुआ है और पीएलआई का बहुत बड़ा योगदान इसमें शामिल रहा है। तो एक तरह से ये जो अलग अलग सेक्टर है इसमें बहुत क्षमता है। आप अकेले फार्मा की बात देख लीजिए, फार्मा में बीते साल हमने पूरी दुनिया को दवाई का निर्यात किया, एक तरह से हम एक तरह से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बने, लेकिन जो अभी भी जो रॉ मटेरियल है उस आयात पर हमारी निर्भरता है। तो इस तरह की निर्भरता हमारी खत्म हो तो इसके अलावा ऑटो कंपोनेंट्स की बात हो, केमिकल सेल्स की बात हो, इस तरह की जो तमाम अन्य क्षेत्र है जिसमें भारत की क्षमता बहुत ज्यादा है, उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। एक तरह से 3 सूत्र प्रधानमंत्री ने एक तरह से 3 संदेश दिए, आपने जिक्र भी किया उसका, मेक फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, जिसकी बात वो लगातार करते रहे हैं, और इसके साथ ही मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। और मिनिमम गवर्नमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात पीएम ने कही भी आर्यन, कि 6000 जो उससे ज्यादा जो कंप्लायंस के बर्डन है, सरकार का इरादा है अगले 1 साल में उसको कम किया जाए, राज्यों की हो या अन्य विभागों की हो। ये बहुत महत्वपूर्ण एक ऐलान था।
सुधाकर, हम देखें तो पीएलआई स्कीम हमें इंडस्ट्री से जुड़ी दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर इसके आप विस्तार से देखें तो इसका फायदा बहुत बृहद दिखाई पड़ता है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री के संबोधन में दिखता है। जब वो टेक्सटाइल और फार्मा इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अंततोगत्वा कहीं ना कहीं किसानों को इसका फायदा होता है, खेती का पूरा जो दायरा है वो बढ़ता नजर आ रहा है। आपको लगता है कि ये भी एक सरकार की एक समग्र सोच का एक प्रदर्शन है, कम से कम इस प्रकार की पीएलआई स्कीम से किसानों को भी फायदा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल आर्यन, और देखिए जैसे जैसे क्योंकि हम एक ऐसा नहीं है कि पीएलआई के जरिए मैन्युफैक्चरिंग, हम कई और चीजों में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हमारे हाईवेज, वाटरवेज, तमाम तरह के जो एयरपोर्ट्स, हम नए एयरपोर्ट्स बनाने वाले हैं। हम पीपीपी मॉडल में ट्रेन भी हम ज्यादा शहरों में मेट्रो पहुंचा रहे हैं, तो उसकी अलग डिमांड है और उसके लिए भी हमको मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है। दूसरी बात है, चाहे टेक्सटाइल हो या फूड प्रोसेसिंग, उसका सीधा फायदा किसानों को होता है। तो उस ओर प्रधानमंत्री ने दिलाया कि अगर इस सेक्टर पर हम फोकस करते हैं और उसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। टेक्सटाइल में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शुमार है और इस बार के बजट की भी अगर बात कर ले तो हम 3 साल में 7 अलग टेक्सटाइल पार्क्स बनाने का हमने योजना बनाई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा चाहे फिशिंग हार्बर की बात हो, प्रोसेस फिश को ले जाने या मत्स्य निर्यात के क्षेत्र में, या फिर सी बीड पार्क बनाने की बात हो, तो ये इनोवेटिव कोशिशें हो रही है। इसका फायदा इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा उठा सके, उसके लिए एक तरह से प्रधानमंत्री ने तमाम उद्योग जगत के प्रधानों से आह्वान किया है। सुधाकर, एक और महत्वपूर्ण बात कि 2023 जो साल होगा उसको अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के तौर पे बनाने का जो प्रस्ताव भारत का था, उसे दुनिया भर का समर्थन मिलता है। ये महज मोटे अनाज तक सीमित नजर नहीं आता, ये कहीं एक बृहद सोच भी दिखाई पड़ती है जहां पे खेती किसानी को फायदा है। तो उसके अलावा जो हमारे दिनचर्या में मोटे अनाज की जो कमी होने से हमारी लाइफस्टाइल में जो दिक्कतें आ रही हैं, उस दिशा में भी एक बड़ा कारगर कदम हो सकता है। आपको लगता है कि ये भी एक दूरदृष्टि वाली सोच भारत की? बिल्कुल, और देखिए ये सोच, और इस सोच के पीछे सीधे तौर पर अगर कोई है तो पीएम मोदी है। और इस तरह का इनोवेटिव सोच किस तरह से, खास तौर से इस सोच के पीछे वो चिंता दिखती है कि कैसे छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए। हम जानते हैं कि खासतौर से वो किसान जिनके पास उस तरह की सिंचाई सुविधाएं नहीं है या व्यापक पैमाने पर उत्पादन नहीं करते हैं, कई बार वो अपने लिए मोटे अनाज उत्पादन करते हैं, लेकिन उस मोटे अनाज को मार्केट मिला। हमने देखा कि योग के साथ भी, योग का किस तरह से न सिर्फ योग का प्रसार हुआ पूरी दुनिया में, योग से जुड़ी हुई चाहे योगा टीचर हो, इस तरह के योग सिखाने वाले लोग हो, उसका एक बड़ा मार्केट भी बना। और यही चीज मोटे अनाजों के साथ हम जानते हैं कि ये पौष्टिक होते हैं और ये दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात को कहते रहे, तो उसको दुनिया भर में प्रसारित करना। एक प्रधानमंत्री ने कहा भी कि इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाए, एक रणनीतिक तैयारी के साथ आगे बढ़ाया जाए और सीधा तौर पर मकसद ये रहे कि देश के छोटे किसानों को इसका फायदा पहुंचे। अगर वो अनाज उपजाते हैं तो उनको एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी मिल सके। तो निश्चित तौर पर इस बारे में मुझे अगले कुछ महीनों में बड़ी पहल भारत की तरफ से होती हुई दिख रही है। अब जब संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वसम्मति के साथ, और कम ही प्रस्ताव ऐसे होते हैं जिसको सर्वसम्मति के साथ पारित किया जाए, उसमें भारत के ये एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ पीएम मोदी की पहल का। बिल्कुल, शुक्रिया सुधाकर, फिलहाल इस तमाम बातचीत पर विस्तार से अपनी बात सामने रखने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और ताजा तरीन खबरों की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 2015 के बाद ये दोनों नेताओं के बीच 5वीं चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पक्षों पर विस्तार से चर्चा करते नजर आएंगे। दोनों नेता क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी बात करेंगे। भारत और स्वीडन के बीच लोकतंत्र, स्वतंत्रता, बहुलवाद और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साझा मूल्यों पर आधारित जीवंत और दोस्ताना संबंध है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के अलावा नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ ही अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग लगातार कायम है। स्वीडन की लगभग 250 कंपनियां भारत में स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान, वाहन उद्योग, स्वच्छ तकनीकी, रक्षा, भारी मशीनरी एवं उपकरण जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। भारत की लगभग 75 कंपनियां भी स्वीडन में सक्रिय हैं। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा और कोविड के बाद के दौर में सहयोग बढ़ाने सहित तमाम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने क्वाड नेताओं की बैठक को लेकर काफी उत्साह जताया है। क्वाड देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जैसे देश शामिल हैं।
खास इस बात पर संगठन का फोकस हिंद महासागर में स्वतंत्र नौवहन और उसकी सुरक्षा पर है। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी हिस्सा लेंगे। हालांकि अब तक बैठक के लिए कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। The Quad is very central to the United States and our thinking about the region, and looking at the Indo-Pacific also through the prism of our ASEAN partners and their vision of the Indo-Pacific. So yes, the Quad is very central. In re-engagement in multilateral organisations, particularly in the Indo-Pacific, is key to building stability and peace in the Indo-Pacific. We share that view, we encourage that view, and we strongly welcome that view. And so I am looking forward to that first gathering of the Quad leaders. It'll be the first ever such gathering. This will become a feature of Indo-Pacific engagement. But it's not going to be a big bureaucracy with a big secretariat and those sorts of things. It'll be 4 leaders, 4 countries working together constructively for the peace, prosperity and stability of the Indo-Pacific, which is good for everyone in the Indo-Pacific. तो समाचारों में आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। गुजरात के केवड़िया में चल रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। वे वहां पर भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के शीर्ष कमांडरों को संबोधित करेंगे। 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन गुरुवार से शुरू होकर शनिवार तक चलेगा। वार्षिक आयोजन में तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान रणनीति, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और इस क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। और केवड़िया से इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी संवाददाता मेघना हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। मेघना, अगर हम बात करें तो ये क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों ये जो एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से निकली हुई बात देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी हुई खासी महत्वपूर्ण होती है? बिल्कुल आरेंद्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि लोगों के जहन में भी यह प्रश्न रहता है कि इस तरीके से जब सारे कमांडर साथ आते हैं तो किस विषय पर चर्चा होती है, किस लेवल की चर्चा होती है। तो बेशक नेशनल सिक्योरिटी पर चर्चा होती है, मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन पर चर्चा होती है कि किस तरीके से इंडिजिनाइजेशन हो सके, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी लाई जा सके सर्विसेज के अंदर। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब सारे कमांडर्स, जो चीफ्स होते हैं, जो कमांडर्स होते हैं, वो सभी एक ही जगह पर इकट्ठा हो और फिर इन चीजों पर डेलिब्रेशन हो। हमने पहले भी देखा है कि जो कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस होती है, जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बहुत विषयों पर चर्चा होती है। अगर हम स्ट्रैटेजिक बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, तो इन सभी चीजों को एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। और चूंकि ये जो हाईएस्ट अथॉरिटीज यहाँ पर मौजूद होती हैं, आप देख लीजिए आज रक्षा मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैलेडिक्टरी सेशन को भी संबोधित करेंगे, और उसके साथ ही जो डेलिब्रेशंस होंगे उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी मौजूद होंगे। तो इससे क्लियर ये जो मैसेज जा सकता है, और मैसेज यह भी जाता है कि ये एक हाईएस्ट लेवल का कॉन्फ्रेंस है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरीज, ब्यूरोक्रेट्स, कमांडर्स सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब चीजों पर जो विषय पर चर्चा होती है, इससे बेशक स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी और मॉडर्नाइजेशन, इन दोनों पर चर्चा होती है। हमने इस बार भी देखा कि बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। मिलिट्री की, डिफेंस की कैपिटल एक्सपेंडिचर को तकरीबन अगर देखा जाए 15 वर्षों बाद इसे बढ़ाया गया है। तो बेशक मॉडर्नाइजेशन और प्रोक्योरमेंट पर भी इस बार बहुत ज्यादा चर्चा रहेगी। आत्मनिर्भर भारत के दिशा में अगर बात करें, या फिर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से और ज्यादा बढ़ावा मिले, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और मेघना, एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि जब तीनों अंग जो सेनाओं के हैं, उनके जो टॉप कमांडर्स हैं, एक साथ बैठते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन को और बेहतर करने के लिहाज से भी एक बड़ी एक्सरसाइज हो सकती है, क्योंकि आप आइसोलेशन में काम ना करें बल्कि कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करें, जिसकी आज जरूरत है। उस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल आरित्र, आपने बिल्कुल सही कहा। कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही अहम चीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को जब संबोधित किया था, हम देखें कि 2014 में दिल्ली में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके बाद इसे दिल्ली से बाहर ले जाने की कोशिशें की गई हैं। INS विक्रमादित्य हो, वहां पर ही इसे किया गया था। उसके बाद जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया था। उसके साथ इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में से किया गया था। तो इन सभी जगहों पर इसे बाहर ले जाकर किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि एक कंबाइंड विजन, एक कंबाइंड एफर्ट सभी
सर्विसेज के बीच में हो तो हम ज्यादा आउटपुट दे सकेंगे, हम बेहतर तरीके से कॉम्बैट के लिए रेडी रहेंगे। तो इन सब चीजों पे प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। उसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पहले यह भी कहा था कि हमें कई बार पता होता है कि हमारा थ्रेट क्या है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि हमारा एनिमी कौन है। तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है या इंटेलिजेंस डेवलप करना है, उन सभी चीजों पर भी इस पर चर्चा होगी। और जब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स रहते हैं, ना केवल रक्षा के क्षेत्र में बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट के समय पर भी जब हमारी सेनाएं आगे आती हैं, एयरफोर्स आगे आती हैं, उन सभी चीजों पर भी कई बार चर्चाएं कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में देखने मिली हैं, सुनने मिली हैं। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वैलिडिक्टरी सेशन में जो संबोधन रहेगा वो बहुत अहम रहेगा, क्योंकि एक नई दिशा, हर बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है, नई दिशा और नए जोश जज्बे और एक नए फॉर्मेट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ एक डायरेक्शन देता है आर्मी के जो विजन है उसको। बिल्कुल। और मेघना, ये भी महत्वपूर्ण है कि केवड़िया में ये कार्यक्रम हो रहा है उस व्यक्ति की एक प्रतिमा के नीचे जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा काम किया, और ऐसी जगह पे होना भी, इसके भी कई प्रकार के संदेश है। फिलहाल शुक्रिया मेघना इस बातचीत के लिए। आप रखिए इस महत्वपूर्ण बैठक पे नजर, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आगे बढ़ते कुछ और खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। सूचना प्रसारण और मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण की पहली खुराक महाराष्ट्र के पुणे के अस्पताल में जाकर लगवाई है। उन्होंने ट्वीट करके लोगों से ज्यादा टीकाकरण में शिरकत करने की अपील भी की है। उन्होंने लिखा है कि कोविड-19 की पहली खुराक आज दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल पुणे में ली। टीकाकरण प्रक्रिया आसान है और भारत निर्मित वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि जब भी मुमकिन हो टीकाकरण जरूर कराएं। टीका है सुरक्षा कवच। और देश भर में कोरोना टीकाकरण का काम तेज गति से चलाया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के बेगूसराय के सदर अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक ली है। उधर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने भी लखनऊ में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ली है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में आज जो विमान वैक्सीन की लाखों डोज लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं वो खाली नहीं आ रहे हैं। वो अपने साथ भारत के प्रति भरोसा, भारत के प्रति आत्मीयता, स्नेह, आशीर्वाद और एक भावनात्मक लगाव लेकर आ रहे हैं। भारत में आज जो विमान वैक्सीन की लाखों डोज लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं वो खाली नहीं आ रहे हैं। वो अपने साथ भारत के प्रति बढ़ा हुआ भरोसा, भारत के प्रति आत्मीयता और उन देशों का लोगों का स्नेह और बुजुर्ग जो बीमार हैं उनके आशीर्वाद, एक भावात्मक लगाव लेकर के ये हमारे जहाज भर भर के आ रहे हैं। भारत आज जिस तरह मानवता की सेवा कर रहा है, इससे पूरी दुनिया में भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। और इसलिए इस सकारात्मक परिस्थितियों में हर सेक्टर को अपनी रणनीति पर मंथन शुरू कर देना चाहिए। ये समय गंवाने का नहीं, ये समय पाने का है। और कोरोना की मेड इन इंडिया टीके की खेप को गुयाना, जमैका और निकारागुआ में पहुंचाया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक ट्वीट में घाना, रवांडा, सेनेगल, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और आइवरी कोस्ट में भेजे गए भारत के टीकों की खेप की सूचना और उससे संबंधित तस्वीरें साझा की हैं। भारत समेत दुनिया भर में कोविड-19 महामारी का खतरा अब भी टला नहीं है। ऐसे में लोगों के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के शोधकर्ताओं ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए क्राउड एंड मास्क मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये सिस्टम मास्क न पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले लोगों की पहचान करने में सक्षम है। कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनने के साथ साथ पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है।
लोग इन नियमों का बेहतर तरीके से पालन करें, ये सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के शोधकर्ताओं ने महत्वपूर्ण पहल की है। शोधकर्ताओं ने क्राउड एंड मास्क मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है, जो कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मददगार साबित होगा। अपनी किस्म का ये अनोखा डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जो सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के साथ साथ मास्क ना पहनने वालों की पहचान करेगा। This device has a camera and an embedded, so you can see the camera here, and there is an embedded computer inside. You can see the ports, several ports here, and then a speaker. So the speaker sound will come from this port. Okay, and what it does is it will take some pictures and videos and then do some data analysis like image processing, which is based on artificial intelligence and machine learning, and accordingly it will detect if the students are wearing mask or not, and also if there is at least 3 feet distance between two persons. If not, then it will send a signal to the speaker and it will generate an alarm. ये निगरानी सिस्टम इस बात का पता लगाएगा कि स्कूल, कॉलेज, बाजार या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं और लोगों ने मास्क पहना है या नहीं। अगर लोगों ने मास्क नहीं पहना है या उनके बीच उचित दूरी नहीं है, तो ये पहले से रिकॉर्ड किए गए संदेश के जरिए लोगों को तुरंत अलर्ट कर देगा। ये सिस्टम लोगों के बीच कम से कम 3 फीट की दूरी सुनिश्चित करेगा। This device we have incorporated or deployed in at several places in our campus since October 2020, and we are still working towards improving the cases of false alarming and all, and also we are planning to actually open source the whole system in future, and along with that we will also provide a how to use tutorial, and we think that that will be beneficial for the larger mass. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक से लैस ये डिवाइस काफी सस्ता है और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस डिवाइस को भीड़-भाड़ वाले स्थानों या सार्वजनिक जगहों पर लगाया जा सकता है, ताकि इन जगहों पर कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 30,000 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है। बीते साल 14 जून 2020 को सुशांत की लाश उनके बांद्रा स्थित फ्लैट में बेडरूम पर मिली थी। मामले में ड्रग्स चैट के सामने आने के बाद एनसीबी ने इसकी जांच शुरू की थी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। इससे पहले कल देर रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत चुनाव समिति के सभी सदस्य बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया गया। हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए मौजूद है। राजेश, कल की जो बैठक थी केंद्रीय चुनाव समिति के लिहाज से बीजेपी की, उसमें क्या अहम बातें चर्चा में रहीं और उसके अलावा आज की बैठक को क्यों डिफर किया गया, आपके सूत्रों के हवाले से जानकारी? देखिए, कल देर रात तक, तकरीबन 12 बजे रात तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, भारतीय जनता पार्टी का जो दीनदयाल उपाध्याय स्थित जो मुख्यालय है दिल्ली में, वहां पर वो बैठक चली और उस बैठक में असम और पश्चिम बंगाल के तमाम जो बड़े नेता थे वो और पार्लियामेंट्री बोर्ड के जितने मेंबर्स थे उन्होंने शिरकत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस बैठक में मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उस बैठक को चेयर कर रहे थे और लगातार जो है वो मंथन का दौर चला। पहले असम पर चर्चा हुई, माना जा रहा है कि असम पर चर्चा पूरी हो चुकी है और असम में असम गण परिषद और एक और पार्टी के साथ जो गठबंधन करने का काम था उसको पूरा कर लिया गया है और इसके साथ ही ये उम्मीद की जा रही है कि असम की सूची जो है आज देर शाम तक या शाम तक जो है वो जारी भी की जा सकती है। रही बात पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 2 फेज के लिए चर्चा जो है वो पूरी है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, जो सांसद भी हैं, दिलीप घोष ने पत्रकारों से रात बैठक के बाद बताया, उन्होंने कहा कि 2 फेज के लिए लगभग 60 सीटों पर जो है वो पहली सूची आ सकती है और वहां का जो एक महत्वपूर्ण सीट है नंदीग्राम से जो है ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उसके बाद जो उनके बहुत करीबी रहे
जो नंदीग्राम के सांसद रह चुके हैं, वहां से विधायक भी रह चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी, जो अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। उन्होंने पार्टी आलाकमान के सामने नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की पेशकश की है। दिलीप घोष ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो बंगाल का जो पूरा इकाई है भारतीय जनता पार्टी का, वो उनके साथ खड़ा नजर आएगा। तो ऐसे में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या शुभेंदु अधिकारी को अगर चुनाव मैदान में उतारती है ममता बनर्जी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं मुकाबला बेहद ही रोचक होगा, बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल बंगाल में तमाम जो फिल्मी सितारे हैं वो भी किस्मत आजमाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हवाओं में तैर रहा है। देखना होगा कि अगर आज देर शाम तक पहली सूची अगर प्रकाशित होती है तो किन किन सितारों को जगह मिल पाती है, यह देखने वाली बात होगी। शुक्रिया राजेश, फिलहाल इस बातचीत के लिए आप इन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर नजर रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑल्ट बालाजी, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जियो, जी5, वाईकॉम, 18, शेमारू, एमएक्स प्लेयर आदि जैसे तमाम जो विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधि हैं उनके साथ में बातचीत की है। इस उद्योग के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने जिक्र किया है कि सरकार ने अतीत में ओटीटी कंपनियों के साथ कई दौर की बातचीत की और स्वनियमन की जरूरत पर जोर दिया है। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके कहा है कि ओटीटी उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक सार्थक बैठक हुई और ओटीटी नियमों के प्रावधानों पर चर्चा हुई। सभी प्रतिनिधियों ने नए दिशा निर्देशों का स्वागत किया है। ओटीटी अनुभव को सभी दर्शकों के लिए बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय और फिल्म उद्योग एक साथ काम करते रहेंगे। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। और ब्रेक के बाद अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी क्या है आज की बड़ी खबरें। और व्यापार प्राइम की खबरों को लेकर हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अजय मिश्र। अजय, क्या बड़ी खबरें अगर हम व्यापार जगत की बात करें तो? धन्यवाद आर्यन, बहुत सारी पॉजिटिव खबरें मैं लेकर के आया हूं। शुरुआत करते हैं आज शेयर बाजार से। आज शेयर बाजार में कई दिनों के बाद गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। आज BSE का सेंसेक्स करीब 318 अंकों की गिरावट के साथ 50,528 के स्तर पर खुला है। वहीं NSE का निफ्टी 96 अंकों की गिरावट के साथ 14,985 के स्तर पर खुला। इस वक्त अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और जो लूजर्स हैं यानी जो गिरने वाले शेयर्स हैं उनमें इंडसइंड बैंक, विप्रो, UPL, SBI, टाटा मोटर्स 3 से 5% के बीच गिरते हुए दिखाई दिए। दूसरी ओर कोटक महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, ONGC, मारुति सुजुकी और गेल जैसे कंपनियों में थोड़ी सी खरीदारी का माहौल दिखाई दे रहा है। अच्छी खबर यह है कि SBI, कोटक और HDFC बैंक के बाद अब ICICI बैंक ने भी होम लोन की दरें घटा दी हैं। बैंक के मुताबिक 75 लाख रुपए तक के होम लोन के लिए अब ब्याज दर केवल 6.7% रखी गई है। HDFC ने पहले ही होम लोन की दरें 6.75% रखी थी। आपको बताएं कि बीते हफ्ते ही SBI और कोटक ने भी होम लोन की दरें घटाई है और होम लोन की प्रोसेसिंग फीस भी हटा दी थी। बीते 10 सालों में ये होम लोन की सबसे कम दरें हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये सिलसिला कुछ और दिनों तक भी जारी रह सकता है। तो अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दूसरी ओर निजी क्षेत्र में अब नौकरियों के धीरे धीरे मौके खुलने लगे हैं। निजी फर्म नौकरी जॉब स्पीक के मुताबिक फरवरी महीने में जनवरी के मुकाबले 22% ज़्यादा हायरिंग की गई। IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा मांग वापस आने के संकेत मिल रहे हैं। कोरोना के बाद कई सेक्टर्स में नौकरियों को लेकर के काफ़ी मुश्किलें हुई थी। करीब 88% कंपनियों ने यह संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में और ज़्यादा नौकरियां दी जाएंगी। शहरों की बात करें तो बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बड़ौदा सबसे ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं और ये काफ़ी सकारात्मक संकेत
जॉब के फ्रंट पर दिखाई दे रहा है। तो कल एक और अच्छी खबर आई आनंद, और इसी से मैं समाप्त करना चाहूँगा व्यापार प्राइम को कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते हैं या फिर लर्निंग लाइसेंस आपको धीरे धीरे जो है जो आपका जो काम करने का तरीका है वो कैसे ऑनलाइन हो रहा है और कैसे मुश्किलें कम हो रही हैं आपको गवर्नेंस के मोर्चे पर, वो अब दिखाई देना शुरू हो गया। एक तरीके से डिजिटल इंडिया को हम कह सकते हैं प्रोत्साहन देती है हमारी तमाम जो सर्विसेज है, उस दिशा में हम आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहा है। शुक्रिया अजय इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि वह म्यांमार में प्रदर्शनकारियों की मौत से दुखी हैं और देश में सुरक्षा बलों द्वारा हिंसा की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन तख्तापलट के बाद बढ़ती हिंसा के जवाब में कार्रवाई करेगा। पुलिस ने म्यांमार के कई शहरों में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और बंदूक का इस्तेमाल किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि बुधवार के प्रदर्शन के दौरान 38 लोग मारे गए थे। We are deeply saddened by reports that security forces killed as many as 24 people yesterday, March 3rd. We strongly condemn the use of violence by Burmese security forces against the Burmese people, including peaceful protesters, journalists, and civil society. We continue to urge the Burmese military to exercise maximum restraint. This latest escalation in violence demonstrates the fact of the junta's complete disregard for their own people, for the people of Burma. It is unacceptable, and the world will continue to respond. The United States will continue to respond. We'll continue to respond in tandem with our partners and allies around the world. There will be additional action on the part of the United States. वहीं अमेरिका ने म्यांमार में पत्रकारों की गिरफ्तारी और उनकी हिरासत को लेकर भी उसकी निंदा की है। नेड प्राइस ने सेना से पत्रकारों को तुरंत रिहा करने के लिए कहा है। We are deeply concerned about the increasing attacks on and arrests of journalists. We call on the military to immediately release these individuals and to cease their intimidation and harassment of the media and others who are unjustly detained for doing nothing more than their job, for doing nothing more than exercising their universal rights. वहीं म्यांमार में मारे गए प्रदर्शनकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए म्यांमार के सैकड़ों नागरिक संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय बैंकॉक में एकत्रित हुए। 1 फरवरी को आंग सान सू की सरकार को सेना ने हटाने के बाद 3 मार्च के विरोध प्रदर्शन में अब तक सबसे ज्यादा खून खराबा देखने को मिला है। उधर न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के पूर्वी हिस्से में आज 8.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। पैसिफिक सुनामी चेतावनी केंद्र ने सबको सतर्क रहने के लिए भी कहा है। भूकंप से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कुछ तटीय क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। और मिड डे प्राइम में फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। Nine to 5 job, अरे 5 to 9 job, भाग दौड़ all the time job, the roaming वाला job, the deadline वाला job, और are you living in the market वाला job? जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। और इस छोटे से ब्रेक के बाद रुक करते हैं अब खेल जगत की खबरों की ओर। और खेल की खबरों को हमारे साथ लेकर मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव। सबसे ज्यादा नजरें आज भारत इंग्लैंड के मैच पर लगी हैं, क्या है ताजा अपडेट?
बिल्कुल आनंद, और खेल की खबरों में काफ़ी कुछ है, लेकिन शुरुआत जो है वो भारत इंग्लैंड की खेल की खबर के साथ ही करेंगे, जहां टेस्ट मैच काफ़ी रोचक होता जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत ने अपने कल के स्कोर 24 रन पर 1 विकेट से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन स्कोर 40 रन ही था कि चेतेश्वर पुजारा को जैक लीच ने LBW आउट कर भारत को दिन का पहला झटका दिया। इसके बाद कप्तान विराट कोहली भी बिना खाता खोले ही बेन स्टोक्स की गेंद पर पवेलियन की राह पकड़ लिए। इसके बाद अजिंक्य रहाणे भी 27 के स्कोर पर जेम्स एंडरसन का ही शिकार बने। भारतीय टीम को बड़ा झटका रोहित शर्मा के विकेट के रूप में लगा, जो कि 49 पर बेन स्टोक्स की गेंद पर आउट हुए। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 139 रन बना लिए हैं। और आइए इस मैच पर और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से जुड़ते हैं अपने संवाददाता नारायण सिंह से। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। सिंधु ने अमेरिका की आयरिस वोंग को सीधे गेम में 21-13, 21-14 से हरा दिया। अब महिला एकल मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की बुसानन से होगा। वहीं किदाम्बी श्रीकांत की बात करें तो पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने भी पुरुष एकल के दूसरे दौर के मैच में फ्रांस के थॉमस रॉक्सल पर 21-10, 14-21 और 21-14 से जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया। पहला गेम जीतने के बाद दूसरे गेम में श्रीकांत को मशक्कत करनी पड़ी और फ्रेंच खिलाड़ी रॉक्सल ने ये गेम जीतकर मैच को रोमांचक बना दिया, लेकिन तीसरे गेम में श्रीकांत ने एक बार फिर वापसी की और इसे जीतकर मुकाबले को भी अपने नाम किया। आज क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना थाईलैंड के कांटा फोन से होगा। अब बात कर लेते हैं शूटिंग की, जहां काहिरा में चल रहे शॉटगन विश्व कप में भारतीय महिला ट्रैप टीम की सदस्य मनीषा कीर, राजेश्वरी कुमारी और कीर्ति गुप्ता ने इस प्रतियोगिता के रजत पदक को अपना बना लिया। भारतीय महिला टीम का मुकाबला रूस से हुआ, जहां रूस ने भारतीय टीम को 6-4 से मात दी। इस मुकाबले में भारतीय टीम का जबरदस्त खेल देखने को मिला और एक समय भारत की टीम 0-4 से पीछे थी, लेकिन इसके बाद टीम ने 4-4 की बराबरी की। हालांकि बाद में मुकाबला रूस ने 6-4 से अपने नाम किया, तो एक बड़ी उपलब्धि जो है वो भारत की। और आइए अब सीधे चलते हैं नारायण सिंह के पास, जहां वो न्यूज रूम में मौजूद हैं और बात करते हैं उनसे भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले की। नारायण, कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? और भारत कल तक तो काफी अच्छी स्थिति में था, लेकिन आज दूसरे दिन क्या आप मानते हैं कि पिच को रीड कर पाने में गड़बड़ी हुई या फिर कहीं रिलैक्स जो थे वो बहुत ज्यादा हो गए भारतीय बल्लेबाज? हाँ गौरव, बिल्कुल। अगर आप टेस्ट मैच को देखेंगे तो कल भारत का पलड़ा इस मैच में भारी था और इंग्लैंड को जिस तरह से पहली पारी में 205 रन पे आउट करने के बाद तो लग रहा था कि भारत जब अपने दूसरी पारी में दूसरे दिन बल्लेबाजी करने आएगा तो उसको जो शुरुआत जो उनको मिली थी कल, उन्होंने सिर्फ 1 विकेट खोया था, उसको वो आगे ले जाते। लेकिन जो पहला सेशन रहा वो इंग्लैंड के नाम रहा और इंग्लैंड के जो गेंदबाज, खासतौर पे जो उनके तेज गेंदबाज थे, उनको बहुत बेहतरीन पिच से भी मदद मिली। एक बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था, बॉल इन स्विंग हो रहा था, आउट स्विंग हो रहा था, और जिसके कारण जो भारतीय जो बल्लेबाज थे उनको परेशानी हुई। जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा था, उनका विकेट आज बहुत क्रूशियल था, वो एक अंदर आती हुई गेंद पर आउट हो गया। और उसके बाद जैसे ही विराट कोहली कप्तान हमारे आए तो एक बेन स्टोक ने उनको एक बाउंसर डाला और कहीं ना कहीं उनको उससे सरप्राइज किया और वो उसको बॉल समझ नहीं पाए और विराट कोहली ने अपना विकेट गंवा दिया। तो ये 2 विकेट जो थे जो जल्द भारत ने खोए, उसका नुकसान भारत को झेलना पड़ा। और कहीं ना कहीं पर जो भारत की जो मैच पे पकड़ थी वो अब थोड़ी जो पहले सेशन में 3 विकेट गंवाए जो अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा, उसके कारण भारतीय टीम कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गई। तो देखना होगा अब जो रविचंद्रन अश्विन और
उनको अपना बचे हुए मैच में जो आज का जो दिन है सावधानी से खेलते हुए और पिच जो इंग्लैंड के बॉलर है उनको सही तरह से उनको जो इन स्विंगर हैं, जो आउट स्विंगर हैं, उन बॉलों को एकदम समझते हुए बैटिंग करनी पड़ेगी, ताकि अगर इस मैच का अगर आप देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए आपको क्वालिफाई करना है। जो भी अगर इंडिया अगर जीतती है तो वो निश्चित रूप से उसके लिए क्वालिफाई करेगी और अपना जो इंडियन बैट्समैन है उनको कन्वर्ट करना होगा। अगर आप 20 रन बना दिए तो 50 ले जाना पड़ेगा और कम से कम 50 रन की लीड भारतीय टीम को यहाँ पर चाहिए होगी इस मैच में, पहली पारी में अगर यहाँ बने रहना है तो। नारायण, अगर बात करें अब जैसे क्रीमी लेयर तो अब आपकी जा चुकी है, अब ऋषभ पंत हैं और अगर आर अश्विन और अक्षर पटेल की बात कर लें और वाशिंगटन सुंदर की बात कर लें, थोड़ा बहुत वो भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन अब यहां से क्या स्कोर, क्योंकि अब बड़ी लीड तो आपको मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो अब ऐसे में भारतीय टीम की क्या रणनीति होगी, क्या ड्रेसिंग रूम में चल रहा होगा कि किस स्कोर को एक वो मानेंगे कि एक सेफर साइड के तौर पर देखेंगे वो? गौरव, जो भारतीय टीम है उनको चौथी पारी में जो बल्लेबाजी करनी है भारतीय टीम को करनी है और तब तक पिच जो है वो काफ़ी उसमें टीयर आ जाएगा, पिच काफ़ी ख़राब हो चुका होगा तब तक, तो जो चौथी पारी में बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल होगा। तो कम से कम भारत को यहाँ पर 80-90 रन की लीड चाहिए होगी। अगर वो कम से कम 300 के पास पहुंच जाते हैं तो वो जो उतना स्कोर भारत डिफेंड कर सकता है और लेकिन इसके लिए जो भी बल्लेबाज बचे, जिस तरह अश्विन ने पहले भी इस सीरीज़ में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, उसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी और जिस तरह से इंग्लैंड के जो गेंदबाज हैं, जिस तरह से बॉल को अच्छी तरह से रीड करते हुए आपको आगे मैच में रणनीति बनानी होगी। बिल्कुल नारायण, बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम जो है, बल्लेबाज जो हैं वो शानदार खेलें और शानदार अपना प्रदर्शन करें और एक अच्छी बढ़त को यहाँ पर हासिल करें। लेकिन अब इन सब तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब फिलहाल बात कर लेते हैं, अब अगले सेगमेंट पे चलते हैं और जहां बात करते हैं फुटबॉल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल को हार का सामना करना पड़ा है। चेल्सी के फॉरवर्ड खिलाड़ी मेसन माउंट ने खेल के 42वें मिनट में कॉन्टे के पास की मदद से गोल कर अपनी टीम को मैच में बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में लिवरपूल ने मैच को बराबरी पर लाने की कोशिश की, पर वे चेल्सी की रक्षा पंक्ति को भेद पाने में कामयाब नहीं हो सके। इस हार के बाद अंक तालिका में लिवरपूल 7वें स्थान पर खिसक गई है। वहीं एक अन्य मुकाबले में ही मैच में एवर्टन ने वेस्ट ब्रॉमविच को एकमात्र गोल से हरा दिया। पहला हाफ गोल रहित समाप्त हुआ, लेकिन खेल के 65वें मिनट में एवर्टन के रिचार्डसन ने सिगुर्सन के पास की मदद से गोल कर अपनी टीम को मुकाबले में आगे कर दिया। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हो सका और इस तरह एवर्टन ने मैच अपने नाम किया। प्रीमियर लीग जीतने की संभावना को भी इस जीत के साथ टीम ने बरकरार रखा है, जबकि वहीं वेस्ट ब्रॉमविच रेलीगेशन जोन में बनी हुई है। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपने सहयोगी आर्यन के पास। शुक्रिया गौरव इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट यानी लाइव टाइम की। और लाइफ टाइम में बात हुनर की करते हैं। लकड़ी के बने गोमेरा मुखौटे हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दीपक सरकार भी पिछले 25 वर्षों से लकड़ी के मुखौटे बना रहे हैं। लकड़ी को तराश कर मुखौटे बनाने वाले इस कलाकार से हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के दौरान खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के राजभवन में 22 फरवरी से 24 फरवरी तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। ये महोत्सव अन्य राज्यों में एक विशेष राज्य के लोक और जनजातीय कला, नृत्य, संगीत, व्यंजन और संस्कृति को प्रदर्शित करने में सहायक रहा है। इस संस्कृति महोत्सव में देश भर से हस्तकला के 20 स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें हाथों से तैयार उत्कृष्ट उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया। दीपक सरकार पिछले 25 सालों से लकड़ी के मुखौटे बना रहे हैं। कैसा लग रहा है उन्हें संस्कृति महोत्सव का हिस्सा बनकर? बात करते हैं, कितनी खुशी है संस्कृति महोत्सव का? जी सर, हमें बहुत खुशी है। ऐसे प्रोग्राम हमें और भी चाहिए, क्योंकि हमें जाके वहाँ जाके मतलब उपस्थित हो सके। जैसे हम सामान बेचते हैं
इसी से हम अपना जीविका गुजारा करते हैं। ऐसे बहुत अच्छा लगा हमें। क्या बनाते हैं, किस तरह से बना पाते हैं आप? जी हम गमाड़ी लकड़ी यूज़ करते हैं ज़्यादातर अक्सर, और ये जो हम कर रहे हैं ये एक्चुअली ये है घुमिरा मुखोस। घुमिरा डांस हमारे ज़िला में होता है, ये हमारे ज़िला की परंपराओं से मतलब चली आ रहा है, इसलिए इसको बोलता है घुमिरा मार्क्स। हमारे जो कोऑपरेटिव का और भी सदस्य है वो भी लंदन पेरिस जा चुके हैं इस काम के ऊपर। जी हम बहुत खुश हैं। कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक आप ये बनाते हैं और बिक्री कैसी हो पाती है? जैसे सर ये मतलब हर एक साइज की मतलब अलग अलग रेट है। 500 से लेकर 10,000 तक हम मुखोस बिक्री करते हैं, मार्क्स बेचते हैं मार्केट में। दीपक सरकार काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि उनकी कला को काफ़ी सराहा जा रहा है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दार्जिलिंग। तो इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।